गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल संडे की छुट्टी मना ली आप लोगों ने? हाँ, चलो। रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है? सभी की बढ़िया? ओके। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, लग रहा है ऐसा किसी को नींद आ रही है। पीछे देखो, सो रहा है भाई अपना। चलो ठीक है। दूसरी क्लासों से कोई होमवर्क वगैरह मिल रहा है क्या आपको रक्षाबंधन के लिए? नहीं मिल रहा हो तो फिर बताओ, हम बढ़ाते हैं। हाँ, चलो ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ विधि। ठीक है, ग्राफ विधि। हम एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 में कहा गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। क्या कीजिए? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि जो समीकरण युग्म दिया गया है हमें, ठीक है, क्या दिया गया है? समीकरण युग्म दिया गया है। कैसा समीकरण युग्म दिया गया है? तो हमें एक समीकरण युग्म दिया गया है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है, और सेकंड दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये हमें दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। ठीक, इन दोनों को हल करने के बाद हमें ग्राफ के माध्यम से ये बताना है कि क्या ये हल संगत है या असंगत है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर इसका कोई हल निकला तो ये समीकरण युग्म संगत होगा, और अगर कोई हल नहीं निकला तो ये कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, असंगत कब होगा? जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, तो इसका हल असंगत होगा। और अगर इसकी प्रतिच्छेदी रेखा बनती है या फिर संपाती रेखा बनती है तो इसका ये हल कैसा होगा? संगत होगा। तो ये हम पता करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कहां पर? हल दिया है, क्या दिया है? x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, किससे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको? ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है, किसके माध्यम से? ग्राफ विधि द्वारा। ठीक, अब हम किसी भी एक समीकरण को लेकर पहले उन x और y के मान निकालते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 निकाला हमने, x प्लस 3y बराबर 6। यहां से हमने x का मान निकाला, किसी भी का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली किसका निकाल रहे हैं? x का। ठीक, जब हम x का मान निकालते हैं तो इसमें हम कुछ अलग अलग मान अपनी मर्जी से रख कर देखते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जितने छोटे मान हो उतना अच्छा है। तो हमने यहाँ लिखा y बराबर 0 रखने पर या y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने y रखा। अब हम यहीं पर दूसरी चीज रख लेते हैं, क्या? y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम 0 से स्टार्ट करें, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, y बराबर हमने क्या रखा? 1 रखा। और जब हमने y बराबर 1 रखा तो समीकरण क्या कहेगा? x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1। एक्स बराबर 6 माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, और 6 माइनस 3 क्या होगा? 3 होगा। तो ये हमें x की दूसरी वैल्यू मिल गई।
हम 2 मान रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा मान रखेंगे उतने ज़्यादा बिंदु बनेंगे ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ पर उतने ज़्यादा बिंदु बनेंगे। और ये जब बिंदु 2 से अधिक होंगे तो रेखाओं मिलाने में भी दिक्कत होती है, ग्राफ बड़ा बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राफ फिर बड़ा हो जाएगा। तो हम जाहिर सी बात है कि सिंपल से 2 मान रखते हैं। 2 मान रखने से क्या होगा कि हमारे 2 बिंदुओं से एक रेखा गुजर जाएगी, हमें पता चल जाएगी कि रेखा कहाँ से कहाँ तक बन रही है। ऐसे ही हम फिर दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। तो इन दोनों को उठाकर हम क्या करते हैं, एक तेज बोल रहा हूं मैं, अच्छा स्पीड से बोल रहा हूं, ठीक है, चलो अब स्लो बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एक टेबल तैयार की, एक्स और वाई लिखा है यहां पर, एक्स और वाई के मान हमने यहां पर y बराबर क्या रखा था, 0, 0। तो हमें x का मान क्या निकला था, 6 मिला था। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। तो ये जो हमने किया है, ये समीकरण 1 के लिए क्या है, कैसे कि हमें ये पता है कि ग्राफ विधि में हम क्या करते हैं कि 2 समीकरणों में से जो समीकरण युग्म दिया है उसमें से किसी एक समीकरण को उठाते हैं, पहले उसमें से किसी एक पद का मान हम अब निकाल लेते हैं और दूसरे चर पर, या दूसरा जो पद है, दूसरा चर है, वहां पर कोई भी मान अपनी मर्जी से रखकर देखते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें जो दूसरा चर, जो पहला चर हमने जो निकाला हुआ है उसका मान हमें सही मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने y की जगह पर 0 रखा तो हमें x का मान 6 मिल गया, और जैसे ही हमने y की जगह पर 1 रखा तो हमें x का मान 3 मिल गया। ऐसा ही अब हम किसके साथ करेंगे, समीकरण 2 के साथ, ठीक है। तो ये बना के रख लो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। सभी ने लिख लिया क्या, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। क्या किया हमने, समीकरण 1 को लिया, इसमें से हम x का मान, हाँ बिल्कुल, हम y का भी निकाल सकते थे। जब हम y का मान निकालेंगे तो ये x उस साइड जाएगा तो 6 - x होगा। फिर इस 3 को हमें इसके अपॉन में लेके आना पड़ेगा, वटे में लेके आना पड़ेगा, नीचे जब आएगा तो इसलिए सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने किसका निकाल लिया, x का निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे हम किसका मान निकालेंगे, समीकरण 2 का। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, हाँ इस टेबल को यहीं बना रहने देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 2 की। ठीक है, अब समीकरण 2 से, जब हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं तो इसमें से भी हम किसी एक का मान निकालेंगे। तो किसका, हमने सोचा हम 2x का मान निकाल रहे हैं, तो हमें तो x का मान चाहिए, तो हमने इस 3y को उस साइड लेकर जाते हैं। तो जो 3y इस साइड माइनस का है वो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 2 जो दिखाई दे रहा है इसको हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया, ये हो गया सॉल्व, ठीक। जब भी हमें कहीं पर ऐसी संख्या दिखाई दे, कैसी, जो कि विषम हो, तो हमें ध्यान देना होगा कि इसको अगर हम नीचे से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए कि लगभग ये डिवाइड पॉइंट में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम जब भी रखते हैं, नॉर्मल सी बात है कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12, तो हम y बराबर 0 तो रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 रखूंगा मैं तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, सॉरी, और 12 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 15 हो जाएगा, मतलब 12 का गुणा 3 में करूंगा तो, सॉरी प्लस करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो दिक्कत, अच्छा ज़्यादा इंग्लिश में हो गया, इसको सॉल्व किया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हम मान रख रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम कहीं पर भी बटे की संख्या आती है तो बटे की संख्या का पॉइंट में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हम वैल्यू रखते टाइम ये सोचते हैं कि क्या इसका मान दशमलव में तो नहीं जाएगा, अगर दशमलव में जाएगा तो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, ठीक, ये बोल रहा था। अब समझ में आ गया, चलिए। तो हमने y बराबर क्या रखा, 0 रखा।
जब हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, बताओ। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा कि ना, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बचा, 6 बचा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, फिर से 6। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं y बराबर 1 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, 1। जब मैंने 1 रखा तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 1/2। सॉल्व करें, 12 प्लस ये 3 और ये 2, तो x बराबर क्या हो गया, 15/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 7.5 आएगा। मैं ये बात समझाना चाह रहा था आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब यहाँ मान रखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या संख्या पूरी जुड़ने के बाद, मतलब ये जो कैलकुलेशन हमने की है ना, इसको पहले माइंड में कर लो। तो इससे क्या होगा कि पॉइंट वाली वैल्यू से हम बच जाएंगे, ताकि हमें ग्राफ में कुछ भी पॉइंट वाली संख्या ना बनानी पड़े। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम एक और चीज आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कि अब लिखते हैं हम y बराबर 2 रखने पर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलें कि हमने क्या किया, y बराबर 2 रखने पर। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण क्या कहेगा हमसे, x बराबर 12 प्लस 6/2, मतलब x बराबर 12 और 6 18, 2 से मैं इसको काटूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। ये हमें मिल गया। अब समझ में आ गया मैं क्यों कह रहा था, ठीक है, ताकि हम इस पॉइंट वाली संख्या से बच जाएं। तो हम चाहें तो इस वाले पार्ट को क्वेश्चन से हटा सकते हैं। ठीक है, हमने पहले मान रखा y बराबर 0 और दूसरा मान रखा y बराबर 2 रखने पर। समझ में आ गया, हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 5 7 9, जो भी आप इच्छा है। बस ये हम चाहते हैं जितनी छोटी संख्या होगी उतना छोटा ग्राफ बनेगा। क्यों, देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ y बराबर 0 रख लिया तो यहाँ पर x बराबर 6 आ गया, यहाँ पर 9 तक आया है मान। अगर 9 के बाद जाएगा ग्राफ कितना बड़ा हो जाएगा, आप ये भी तो देखो, 0 से लेकर हमें 9 तक तो इसी में बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम इसकी भी एक टेबल तैयार कर लें, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो x और y के मान निकाल रहे हैं। x का मान, जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोई ये, हाँ ये वही मैं बोल रहा था, कोई ये बोल रहा है ये क्यों नहीं लिखा, तो मैंने कहा ना कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको हटा दो। क्यों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वाला मान है। ठीक है, ओके, तो इसको सभी को आप नोट कर लो। अब हम सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। क्या बचा है हमारा, सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या रह गया, ग्राफ। ठीक, ठीक है, ग्राफ, हाँ मैंने सारणी मिटा दी है, मान याद रखना, आपको मान बताने हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, इसको एक्स डैश बोलते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट होता है। ये वाई डैश, इसको वाई नेगेटिव बोलते हैं, और ये वाई प्लस हो गया। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं तो ये सब प्लस में जाते हैं,
हमें ये पता होना चाहिए टेबल में कहाँ तक मान आया, कम से कम इतना मान तो हमें लेना ही होगा। 9 तक आया था हमारा, तो हमने लगभग 9 तक रख लिया। हाँ, ज़्यादा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं वो भी, लेकिन कम से कम जितना टेबल में मान है उतना तो हमें रखना पड़ेगा। माइनस वाले तो हैं ही नहीं, तो जितना चाहो आप अपनी जहाँ तक मर्जी आप उतना बना लो, नहीं हो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बना लेते हैं तो अच्छा लगता है टेबल। तो ये कुछ ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये हमें ग्राफ मिलता है, अब इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्राफ में जब मान रखते हैं तो पहले x का मान देखा जाता है, फिर y का मान देखा जाता है, ठीक है। तो हमने जब पहला x का मान क्या देखा हमें कि x का मान तो पहला वाला 6 है, क्या है 6 है, तो मैं यहाँ से निकला और 6 की तरफ बढ़ा, तो पता चला कि y का मान तो 0 था, तो y का मान 0 तो यहीं रह जाएगा, मतलब पहला पॉइंट क्या बनेगा कि ना ये बनेगा, ये पॉइंट बनेगा जिसमें x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 0, बन गया। दूसरा कि ना, हाँ क्या मान था, हाँ जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या मिला हमें 3 मिला, तो ये y का मान तो 1 है और x का मान ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा कि ना यहाँ बनेगा, ठीक, क्या बना वो 3 और 1, ठीक है। ये दोनों बिंदु किसके हैं, समीकरण 1 के, समझ में आ गया किसके हैं, समीकरण 1 के। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाया तो हमें एक रेखा मिली, ठीक, और ये रेखा किसकी है, समीकरण 1 की, तो हम इस पे समीकरण 1 लिख सकते हैं, क्या था 2x + 3y = 1, ये समीकरण 1 था, सॉरी क्या था 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई बोल रहा है यहाँ पे 2 नहीं था, अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो मेरे पास नहीं है ना, आपको याद होगा, अब सही है, ठीक है। ओके आगे चले। ये तो हो गया समीकरण 1। इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिया कि ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, या ये कह सकते हैं ये रेखा AB हो गई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 जो बनाया है उसमें हमें जब हमने y का मान क्या रखा 0, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ था 6, तो पहला बिंदु तो यही हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि x का मान 6 और y का मान 0 तो यही बन रहा है, ठीक है। दूसरा जब हमने y का मान 2 रखा, क्या रखा 2, तो जो x का मान निकला था वो 9 निकला था, क्या निकला था 9, तो लगभग ये बिंदु यहां बनेगा, ठीक है, ये बिंदु यहां बनेगा, क्या है 9 और 2, x का मान 9 था और y का 2 था। जब हम इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं, जब इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है, जब इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये एक रेखा बनाते हैं। इन बिंदुओं को हम नाम दे सकते हैं P और Q, नाम दिया हमने, ठीक है। मतलब ये जो रेखा है ये किसकी है कि ना, ये समीकरण 2 की है। ये जो समीकरण 2 की रेखा है ये क्या है 2x - 3y = 12, ठीक है, ये जो समीकरण बना हमारा, ये हमने दूसरी रेखा बना ली। जब हमने ये देखा कि जो समीकरण बना है, ठीक है, इन दोनों समीकरणों ने जो रेखाएं बनाई हैं उन दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो बिंदु है वो कैसा है कि ना एक ही बिंदु है जो दोनों में आया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु से एक दूसरे को विभाजित कर रही है, काट रही है, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसा हल देती है, अद्वितीय हल। कैसा हल देती है,
अद्वितीय हल देती है। और जब अद्वितीय हल देती है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब किसी समीकरण युग्म को हल करते हैं और उसका अगर कोई हल मिल जाए तो वो समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक, तो हम लिख लें कि ग्राफ में हम देखते हैं, क्या देखा आपने ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में हम देखते हैं कि रेखाओं, कौन कौन सी रेखाओं, हाँ, ए बी तथा पी क्यू, नाम हो गया, समझ में आ गया ना, क्यों, पी क्यू में एक, पी क्यू में एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा, या तो बी कह लो या पी कह लो, क्या है वो, 6 और 0, ठीक है, क्या है ये, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, समझ में आ गया। ठीक, जब उभयनिष्ठ बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात समीकरण युग्म, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। बात समझ में आ गई, क्यों है, इतना हमें लिखना है। ठीक, तो ये आप सभी नोट कर लो।